Town, traders, and craft person. This chapter deals with the different kinds of towns and traders and the craft person which worked during the 8th to 8th century. What would a traveler visiting a medieval town expect to find? This would depend upon what kind of a town it was, a temple town, an administrative center, a commercial town, or a port town, to name just some possibility. In fact, many towns combined several functions. They were administrative centers, temple towns, as well as center of commercial activity and craft production. अगर मिडीवियल पीरियड, अगर हम बात करें मिडीवियल पीरियड मीन्स 8 टू 8 सेंचुरी, अगर कोई भी व्यक्ति किसी शहर में जाता है तो वो क्या ढूंढना चाहता है, तो ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के शहर में है. क्या वो एक टेम्पल टाउन है, क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, या वो शहर एक कमर्शियल टाउन है या पोर्ट टाउन है. लेकिन कई बार कुछ शहर ये सारे फंक्शंस इकट्ठे भी किया करते थे, यानी कि एक ही शहर में एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस फंक्शंस, मार्केट्स और क्राफ्ट प्रोडक्शन इकट्ठे भी हुआ करते थे. इफ आई जस्ट आस्क अ वर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सिटी इज पानीपत? Panipat is famous for the textile production, and there are many industries that are producing textile for export also. तो अगर कोई हमसे पूछे तो हम कह सकते हैं कि पानीपत इज़ अ इंडस्ट्रियल टाउन. फॉर एग्जाम्पल कि वाई डू वी गो वृंदावन, वाई डू वी गो हरिद्वार? फॉर द रिलीजियस पर्पस. तो दे वो मेनली किस चीज़ के लिए फेमस है? वहाँ पर जो मंदिर हैं, वहाँ पर जो पूजा की जगह है. सो दैट्स वाई दे आर रिलीजियस टाउन और टेम्पल टाउन्स. Administrative centers. Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of Chola, as it was 1,000 years ago. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के लिए हम सबसे पहले चलते हैं चोला कैपिटल तंजेवर में, और ये देखते हैं कि आज से 1000 साल पहले तंजेवर जो है वो किस तरह का शहर था. The perennial river Kaveri flows near this beautiful town. Perennial, this is known as in Hindi Baramasi, because there are two types of river, one is perennial and other is seasonal. पेरनियल रिवर वो होती हैं जिनके अंदर पूरा साल पानी रहता है. तो इट मीन्स कि कावेरी जो है वो एक ऐसी नदी थी जो थ्रू आउट द ईयर जिसमें पानी होता था. फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन, इस खूबसूरत शहर के पास से कावेरी नदी बहती थी. One hears the bell of Raja Rajeshwara temple built by King Raja Raja Chola. और शहर में घुसते ही कोई भी राजा राजेश्वर मंदिर की घंटियां उसे सुनाई देती हैं जो किंग राजा राजा चोला ने बनवाया था. और ये सब बातें हम चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं. द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजर मलन राजा राजा Peruchan, who has proudly carved his name on the temple wall. The town people are all praise of its architect. यानी कि इस शहर के जो खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कुंजा रामलन राजा राजा को, और जिनका नाम राजा राजेश्वर टेम्पल की दीवार पर भी लिखा गया है. और इस मंदिर के अंदर एक बहुत ही बड़ा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल. यू कैन सी कि कितना बड़ा है ये, और उस समय बिना किसी मशीन्स के सिर्फ हाथों से इस तरह की जो स्टोन कटिंग करना, शेप्स देना, दैट वाज टू डिफिकल्ट. Beside the temple there are palaces with मंडप्स और पवेलियंस. तो मंदिर के अलावा यहाँ पर बहुत खूबसूरत महल भी हैं, और उन महलों के अंदर मंडप और पवेलियंस. मंडप्स क्या होते हैं कि एक स्पेशल तरह की बैठने की जगह, और पवेलियन को हम हिंदी में गलियारा कह सकते हैं कि जहाँ पर खड़े होकर हम बाहर के या नीचे के दृश्य को देख सकते हैं.
किंग होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप्स, राजा जो है वो अपना दरबार इन मंडप्स में लगाता था और अपने सब ऑर्डिनेट्स यानी कि जो राजा के नीचे काम करने वाले लोग थे उनको ऑर्डर्स दिया करते थे। देयर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर आर्मी, यानी कि सिपाहियों को रखने के लिए भी यहाँ पर अलग से जगह बनाई जाती थी। द टाउन इज बस्टलिंग विद मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरी। और तंजेवर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बाजार भी थे जिनके अंदर अनाज, मसाले, कपड़ा और गहने जैसी चीज़ें मिलती थी। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, और इस शहर के लोगों के लिए या इस शहर के खेतों के अंदर सिंचाई करने के लिए पानी कुओं से या टैंक से आता था। द सालिया वीवर्स ऑफ तंजेवर and nearby town of Uriyar are busy producing cloth for flags to be used in temple festival, fine cotton for kings and nobility and coarse cotton for the masses। तो यहाँ पर वीवर्स कौन है? कपड़ा बुनने वाले, जिन्हें हम हिंदी में कई बार जुलाहा भी कहते हैं। तो सालियार वीवर्स ऑफ तंजेवर, और पास के ही शहर उरियार के अंदर लोग कपड़ा बनाते हैं। और वो कपड़ा किस काम आता है कि मंदिर के उत्सव में झंडे बनाने के लिए, राजा और रॉयल फैमिली के लोगों के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का वो कॉटन प्रोड्यूस करते थे। और मासेस होता है आम आदमी, यानी कि बाकी जो खूब सारे लोग हैं उनके लिए थोड़ा हल्की क्वालिटी का कॉटन तैयार किया जाता था। सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई, द स्थापित्स or sculptor are making agvatized bronze idol and tall ornamental bell metal lamps। और उससे कुछ ही दूरी पर स्वामी मलाई में द स्थापित्स और स्कल्प्टर यानी कि मूर्तियां बनाने वाले लोग ब्रॉन्ज की मूर्तियां या बड़ी बड़ी मंदिर की घंटियां या मेटल लैम्प्स, यानी कि जैसे मंदिर में बड़े बड़े हम जोत जलाते हैं उस तरह की चीज़ें बनाने में वो काम किया करते थे। तो हमने देखा कि किस तरह से तंजेवर के अंदर मार्केट्स भी है, किस तरह यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन है यानी कि कपड़ा और ब्रॉन्ज आइडल्स प्रोड्यूस हो रही हैं। टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर, तंजेवर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेम्पल टाउन। तंजेवर को हम एक टेम्पल टाउन भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप्स। क्योंकि जो मंदिर, जिन शहरों के मंदिर फेमस हो जाते हैं तो वो शहर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। उसमें अर्बन एरियाज यानी कि वो थोड़ा गांव से अलग हो सकता है। टेम्पल वर ऑफन सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और कई बार ये बड़े बड़े मंदिर किसी भी शहर की इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज। डेटीज इज नॉन एज इष्ट देव, यानी कि अगर कोई राजा जो है वो शिव भक्त है तो वो शिव जी के लिए अपनी डिवोशन को दिखाने के लिए शिव मंदिर बनवाते थे। जो कृष्ण के भक्त थे वो कृष्ण जी के मंदिर बनवाते थे। लेकिन मेनली जो मंदिर हैं वो भगवान शिव की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो राजा जो है वो अपने इष्ट देव के लिए अपनी डिवोशन, अपनी भक्ति दिखाने के लिए मंदिर बनवाते थे। दे ऑल्सो अंडाउड टेम्पल विद ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट इलेबोरेट रिचुअल, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल। और मंदिर बनवाने के साथ साथ वो मंदिर को ज़मीन और पैसा भी दिया करते थे ताकि मंदिर में बड़े बड़े धार्मिक उत्सव हो सके, तीर्थ यात्रियों को खाना खिलाया जा सके लाइक अ काइंड ऑफ भंडारा और लंगर, और सेलिब्रेट फेस्टिवल्स यानी कि मंदिर के अंदर बड़े बड़े उत्सव मनाने के लिए। पिलग्रिम हु फ्लॉक टू द टेम्पल ऑल्सो मेड डोनेशंस, और जो तीर्थ यात्री दूर दूर से मंदिर को देखने के लिए आते थे वो भी मंदिर के लिए दान किया करते थे। टेम्पल अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, और मंदिर की जो अथॉरिटीज़ होती थी, लाइक आप लोगों ने सुना होगा श्राइन बोर्ड्स होते हैं कुछ मंदिरों के, कुछ एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो उस मंदिर को मैनेज करते हैं कि मंदिर के अंदर कितना चढ़ावा आया है और फिर उस पैसे को कहाँ कैसे खर्च किया जाएगा।
यानी कि मंदिर को दान के रूप में जो भी ज़मीन पैसा इत्यादि मिलता था उसको हैंडल करने के लिए मंदिर के अंदर कमेटीज़ होती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। तो टेम्पल अथॉरिटीज़ मंदिर के इस पैसे को ट्रेड और बैंकिंग में भी लगाते थे। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर आर्टिसन ट्रेडर एक्सेट्रा सेटल नियर द टेम्पल टू cater टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ पिलग्रिम्स। धीरे धीरे बहुत सारे पुजारी वर्कर काम करने वाले व्यापारी मंदिर के आसपास रहना शुरू कर देते हैं ताकि वो मंदिर की और मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कभी भी किसी बड़े तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो उसके आसपास होटल्स, फूल वाले, प्रसाद वाले, बाकी दूसरी चीज़ें बेचने वाले बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हमारे को मिल जाते हैं। 10 ग्रू टेम्पल टाउन, और इसी तरह टेम्पल के आसपास मंदिर के आसपास बड़े बड़े शहर बन जाते हैं। टाउन्स एमर्ज अराउंड टेम्पल सच एज दोज एज भीला स्वामिन और सोमनाथ इन गुजरात। अब जैसे अगर हम बात करें भीला स्वामिन मंदिर इन मध्य प्रदेश और सोमनाथ इन गुजरात, ये जो इतने बड़े बड़े शहर हैं ये इन मंदिरों की वजह से ही बन पाए। अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश। पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउन सेंटर, और धीरे धीरे ये जो तीर्थ यात्रा की जगहें थी ये शहरों में बदलने लगे। वृंदावन उत्तर प्रदेश में, तिरुवनमलाई तमिलनाडु में, वो भी कुछ इसी तरह के शहर है। अजमेर वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर बिकेम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द मुगल्स। अजमेर जो चौहान्स के समय राजस्थान की राजधानी रही है और बाद में मुगल्स ने उसे एक सूबा हेडक्वार्टर भी बनाया। इट प्रोवाइड एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। लेकिन इसके अलावा अजमेर एक धार्मिक चीज़ के लिए भी जाना जाता है। वो क्या है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट who settled there in 12th century attract devotee from all creeds। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो एक सूफी संत थे 12th सेंचुरी में यहाँ आकर बस गए थे और बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आया करते थे। आज भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे हम अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जानते हैं, बहुत फेमस है। नियर अजमेर इज़ अ लेक पुष्कर विच हैज़ अट्रैक्ट पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम। और अजमेर के पास एक बहुत खूबसूरत लेक भी है, झील भी है, जिसका नाम पुष्कर है, और आज भी यहाँ पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। You can see the picture of Dargah of Ajmer Sharif। Bronze bell metal and lost wax technique। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज को हम हिंदी में कहते हैं कांसा, और ये एक अलॉय है। अलॉय मतलब क्या होता है कि जब हम दो मेटल को मिक्स करके कोई नया मेटल बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में मिश्र धातु भी कहते हैं। तो ये बनता है किस किस को मिलाकर? कॉपर और टिन को मिलाकर। कॉपर के अंदर टिन इसलिए मिलाया जाता है कि एक तो टिन मिलाने से उसकी जो आवाज़ है वो बदल जाती है, और सेकेंडली कॉपर जो है वो एक बहुत मजबूत मेटल नहीं है, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज जो है वो एक अलॉय है जिसमें तांबा और टिन होता है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रॉन्ज। और स्पेशली घंटियां बनाने के लिए जो कांसा यूज़ किया जाता है उसमें बाकी ब्रॉन्ज के अलावा थोड़ी ज़्यादा टिन मिलाई जाती है, ताकि उसकी जो आवाज़ है वो घंटी की तरह बज सके। चोला ब्रॉन्ज स्टैचूज वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो चोला की जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, चोलास में जो कांसे की जो मूर्तियां बनती थी वो बनती थी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो पहले हम देखते हैं कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या थी। फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स
This was covered with clay and allowed to dry. Next, it was heated and a tiny hole was made in the clay cover. The molten wax was drained out through this hole. The molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. तो इस टेक्निक में सबसे पहले मोम से एक मूर्ति तैयार की जाती थी और फिर उस मोम की मूर्ति के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी जाती, यानी कि गिल्ली मिट्टी के अंदर उसको डिप कर दिया जाता था और फिर उसे सूखने के लिए रख दिया जाता था। फिर उसके अंदर एक छोटा सा छेद बनाकर उसको गर्म किया जाता था, जिससे कि सारा वैक्स पिघल पिघल कर बाहर आ जाता था। फिर वो एक मोल्ड तैयार हो जाता था और उसी छेद से उसके अंदर मेटल डाला जाता था। थोड़ी देर के बाद जब वो मेटल ठंडा हो जाता था और सख्त हो जाता था, तो फिर उस मिट्टी का जो कवर है, मोल्ड है, उसे बहुत ही सावधानी से वहाँ से हटा दिया जाता था और उसके बाद मूर्ति को साफ करके पॉलिश कर लिया जाता था। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ ब्रॉन्ज स्टैचू जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से तैयार की गई है। इसके अंदर भगवान कृष्ण जो हैं वो कालिया नाग के ऊपर खड़े हुए हमें नज़र आ रहे हैं।